हेलो। हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है ये एक डाउट्स है और डिस्कशन सेशन है। इसमें सिलेबस के बारे में आपको अगर कुछ डिस्कशन करना है तो वो भी कर सकते हो, किताबों के बारे में अगर पूछना है तो किताबों के बारे में भी पूछ सकते हो, किसी और सिलेबस या नए आने वाले कोर्स के बारे में भी आप बात कर सकते हो। ये आज आपका दिन है और आज हम तमाम ये जो डाउट्स हैं, जो भी आपके नीड हैं, उन सबको नीड को हम फुलफिल करेंगे और साथ के साथ अपने बचे हुए समय में कुछ नए तरह के क्वेश्चन लेके उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सभी को नमस्कार। तो यहाँ पे आज एक नया सेशन जिसमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर रहेगा और आपके जो डाउट है साथ के साथ लिए जाएंगे। आज लास्ट क्लास है, हाँ लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि जब आप बुलाओगे तब हम दोबारा फिर हाजिर होंगे, आपके इसी बैच में होंगे, इसी समय होंगे। तो लास्ट क्लास तो इसलिए है कि हमने अब तक जितने भी टॉपिक लिए हैं, जो हमारा सिलेबस था इस बैच का, वो लगभग कंप्लीट हमने कर लिया है। और इसमें बीच में पढ़ने के बाद में मैं मैराथन क्लास दूंगा जिसमें कुछ टॉपिक को भी कराएंगे। और मान के चलो किसी का एक दो बच्चा ऐसा होता है कि कोई विशेष, जैसे अकाउंटेंट वाला एग्ज़ाम होता है कई बार, उसमें हिंदी होती है, ग्रामीण विकास बैंक है उसमें हिंदी होती है, तो उसमें दो तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जो जनरली दूसरी जगह नहीं पूछे जाते। अगर किसी बच्चे के इस तरह के कोई टॉपिक हैं जिसको पढ़ना है, अलग से कोई टॉपिक है, तो वो आके दोबारा से करा देंगे और साथ के साथ इसमें मैराथन क्लास दे देंगे जब भी कोई बड़ा एग्ज़ाम होगा। तो लास्ट क्लास इसलिए नहीं होती क्योंकि कंटिन्यू बैच चलता रहता है और बीच में एक बच्चों की डिमांड पे एक दो बार हम बीच में आके लाइव क्लास दे देते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आज हमें जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो जो डाउट है आप डाउट पूछो, और जो डाउट नहीं है तो फिर हम उन क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कहीं अलग अलग है, मैं आज मिक्स क्वेश्चन में लेके आया हूँ ताकि पता तो चले कि हमारे चीज़ें समझ में आई है कि नहीं आई है। हाँ यहाँ पे देखो, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मतलब जो सुनने में समान लगे, सम अर्थ अलग हो, सुनने में एक जैसा लगे और अर्थ क्या हो, अलग हो। जैसे प्यारे बच्चों शब्द आता है अंक, अंक आता है, एक अंक का अर्थ संख्या होता है, नाटक का भाग होता है, एक अंक का अर्थ गोद भी होता है। तो कहने का मतलब ये ग्रह और ग्रह शब्द होते हैं, एक ग्रह नक्षत्र होता है, एक ग्रह घर होता है, वो भी सम सुनने में समान लगता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुनने में समान लगे, सम मतलब समान लगे, श्रुत मतलब सुनने में, अर्थ अलग हो, अर्थ क्या हो, अलग हो। तो दिए गए सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, आदि और आदि, एक आदि ये वाला और एक आदि ये, तो ये दो अलग अलग सेंस में प्रयोग होता है। तो ये क्या कहलाए, सर हिंदी की बुक और प्रैक्टिस सेट बता दीजिए। हिंदी की बुक आप मेरी बुक भी ले सकते हो, भाषा स्तंभ आदित्य की या लुसेंट की आप बुक ले सकते हो, उसमें प्रैक्टिस सेट भी उसी के अंदर है, ठीक है, आप वो भी अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है सचिन, आपका हो गया। सर साइकोलॉजी का बैच कब आएगा? रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है इस महीने के लास्ट में। रीट मतलब मेरे बच्चों राजस्थान टेट, ठीक है। तो पहले आर टेट के नाम से होता था, फिर उसका नाम बदल के रीट किया गया। तो उसी के आधार पे वहाँ भर्ती भी होती है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में करीब 40,000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी, जो उस रीट की मेरिट के आधार पे ही फुलफिल होती है। पहले भी 2 भर्ती हो चुकी है रीट के आधार पे, ये तीसरी भर्ती होने जा रही है। तो मैं ये मेरा मानना है कि आप सभी लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग फार्म भरो और उसको फार्म को दो। अदर स्टेट की भी, हर स्टेट में अपनी एक सीट होती है, कोटा होता है, उस पर आपको भी नौकरी मिलेगी। तो राजस्थान कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों कहीं के भी आप रहने वाले हो, 60-70 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ कवर होता है। और ये ज़रूरी नहीं है आज की डेट में सबको घर पे ही नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना पड़ता है नौकरी के लिए। तो इसलिए पहले राजस्थान में नौकरी ले लो, उसके बाद में फिर बाद में जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर आप नौकरी करना। और रीट के बैच से पहले प्यारे बच्चों में एक साइकोलॉजी का बैच लेके आऊँगा, ठीक है। कोशिश है मेरी, लेकिन आप लोग डिमांड ही नहीं करते हो, आप मुझे बोलते रहते हो, ठीक है। जहाँ आपको डिमांड करनी है वहाँ आप डिमांड करते नहीं हो, इसलिए वो बैच में थोड़ा टाइम लग रहा है। सर जी आप लेखपाल के लिए ग्रामीण समाज एवं विकास करा सकते हो? नहीं मैं कराता हूँ, लेकिन ऑफलाइन कराता हूँ, ऑनलाइन नहीं कराता हूँ। यहाँ उसको ग्रामीण समाज लेखपाल का जो प्यारे बच्चों हैं विकास, तो उसमें
जो पढ़ा रहे हैं दूसरे टीचर हैं, और मैं ऑफलाइन जैसे आगरा पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं खुद ही पढ़ाता हूँ ग्रामीण समाज और विकास, उसके साथ साइकोलॉजी और ये जो आपका हिंदी का पार्ट्स है ये पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरी बात मानो तो आप ऐसा करो, लेखराम यादव की एक बुक आती है, ठीक है, ग्रामीण विकास समाज से, आप उससे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद मार्केट में जो चीज़ें दी गई हैं प्यारे बच्चों, अरिहंत हैं, उस अरिहंत को, उपकार को, धनगढ़ पब्लिकेशन को, सोलंकी को, इनको छोड़ दो। आप लेखपाल और ग्रामीण समाज के लिए घटना चक्र की बुक ले लो, ठीक है, और यूथ कंपटीशन, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेना, उससे भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। बाकी नोट्स जो अगर आपको चाहिए तो आप जो मेरा नंबर है वो मैं कई बार आपको शेयर कर चुका हूँ, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 9891550539, इसके बाद 989146 और 333। नाम आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी तरह का दूसरे सब्जेक्ट का, क्योंकि वो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, ठीक है, मैं हिंदी में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रामीण विकास के इस तरह के नोट्स अगर चाहिए तो वो आपको PDF के फॉर्मेट में वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग का है, प्लीज़ 2 से ज़्यादा बार आप कॉल मत करना, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप कॉल करते रहते हो, मैं क्लास में होता हूँ तो डिस्टर्ब होता हूँ, फिर फ़ोन की तरफ को नज़र चली जाती है, और मुझे कभी भी आदत नहीं है किताबों को हाथ में लेके पढ़ाने की और फ़ोनों में देखने की और फ़ोनों को हाथ लगा के पढ़ाने की। तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है और उसी के सेंस में अंदर से चीज़ें निकलती है। तो जब आप कॉल करते रहते तो बड़ा बुरा लगता है कि जब एक बार रिसीव नहीं किया किसी ने, दूसरी बार रिसीव नहीं, तो तीसरी बार फ़ोन करने का मतलब क्या रह गया। तो ये पागलपन दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। तो अब माने ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप 10 बार कॉल कर लोगे तो 10वीं बार उठा लेगा आदमी, 9 बार में नहीं उठाया। अरे जिसको उठाना है वो पहले में भी उठा लेगा, कुछ काम कर रहा है तो बाई चांस नहीं उठा पाता है, आपको बाद में रिस्पॉन्स मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो बुक के बारे में बता दिया, आदित्य पब्लिकेशन ले लो, लूसेंट ले लो, या मेरी भाषा स्तंभ की बुक ले लो। हालांकि मेरे वाली जो बुक है वो TGT PGT UGC नेट वालों के लिए ज़्यादा सक्सेस है, वनडे एग्जाम के लिए मैंने जानबूझ के बुक नहीं लिखी, क्योंकि मैं वो बुक फॉर्मेट के रूप में आपको देता हूँ, ठीक है। 74 पेज की बुक है आपके, इसमें पड़ी हुई है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो वर्कशीट है वो भी है, तो अलग से आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सब कुछ कराया गया, उसी को आप रिवाइज अगर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले उनकी प्रैक्टिस करो जो मैंने क्वेश्चंस कराए, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस है हमारा क्या, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो भी जिसकी जो डिमांड है, जो भी क्वेश्चंस है, सारी इंक्वायरी ले सकते हो, सारे डाउट क्लियर करते हो। आदि और आदि का कह रहा है, एक आदि का अर्थ ये अंत बता रहे, एक का बराबर, आरंभ, शरीर का अंग और आरंभ, त्योहार और गंदा। त्योहार और गंदा तो होता नहीं, जैसे आप लोग क्या करते हो ना, एक तो करते हो आप राम श्याम मोहन, ठीक है, ऐसे करते हो ना, राम श्याम मोहन आदि। अब आदि का मतलब क्या हुआ, शुरू, आरंभ। तो एक आदि का मतलब तो आरंभ होता है, शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और एक आदि का मतलब होता है सृष्टि से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, सृष्टि से जुड़ा है, आदि अनंत, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अंत और बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आरंभ और अभ्यस्त भी नहीं होगा, क्योंकि अभ्यस्त तो इसका अर्थ नहीं, आरंभ तो हो सकता है, और इसके बाद त्योहार और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सृष्टि का अंग। आदि उस बीज को कहते हैं जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो शरीर का वो अंग ही तो होगा, तभी तो शरीर उत्पन्न होगा किसी का। तो शरीर का अंग एक आदि का अर्थ, और दूसरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आरंभ हो गया। राइट आंसर क्या हुआ, सी। आप लोगों को आंसर भी देने हैं सभी को, ठीक है, वो सब जगह मिल जाएगी बेटे, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो क्या हुआ, शरीर का अंग और आरंभ, यानी कि सृष्टि का जो बीज है ना, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है, उसको भी आदि कहते हैं। और एक आदि का अर्थ क्या होता है, आरंभ अर्थात प्रारंभ, शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता, इसमें क्या बताना है। आज मैं जानबूझ के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ताकि पता तो चले आखिर आपकी कोई कितना आता है। तो राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता, एक तो इसमें नहीं आया है, और दूसरा कर्ता के साथ से आया है। और जब कर्ता के साथ से हो और सेंटेंस में क्रिया का न होना पाया गया हो, उसे कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं, भाववाच्य। इसके एक शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सांप दे दिया, समानार्थी पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, वो क्या है,
अमरपुरी, सुर, विषधर और देव। तो सांप किसे कहते हैं? विषधर, विष को धारण करने वाला। विष किसे कहते हैं? जहर को। तो जहर को जो धारण करता है वो क्या कहलाया? विषधर कहलाया। ये पर्यायवाची हो गया। इसके बाद में आंख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ बताऊं। सफाई के साथ चोरी करना, प्रेम करना, अलग रहना, बहुत प्यार करना। आंख का काजल चुराना क्या है? सफाई के साथ चोरी। कहते हैं ना उसने आंख से काजल चुरा लिया। अरे भाई आंख पे कुछ भी टच होगा तो आपको अंदाजा होगा, आभास होगा, क्योंकि आंख से काजल चुराना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पता ही ना चले, आंखों के सामने ही कर दे काम सब कुछ, तो वो क्या कहलाता है? आंख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना, पता भी ना चलने देना। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो, रिक्त स्थान की पूर्ति। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उसको प्रणाम करो। प्राचार्य के लिए उसको शब्द का प्रयोग करोगे। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उसे प्रणाम करो। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। या प्राचार्य जी आ रहे हैं, उनके लिए प्रणाम करो। तो क्या आएगा? उन्हें। आदर के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर के लिए क्या करते हैं? आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए अपने से बड़ों को या माननीय या गणमान्य व्यक्तियों को हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ उन्हें क्या है? बहुवचन। राइट आंसर क्या हुआ? सी। चलो अच्छी बात है। रामकिशोर कह रहे हैं सर जी आपसे पढ़ के बहुत मजा आया, अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। इसके बाद है दलदल में फंसना। दलदल में फंसना मुहावरे का अर्थ बताओ क्या होता है? दलदल में गंदा होना, गिर जाना, चुनौतीपूर्ण कार्य या मुश्किल में पड़ना। राइट आंसर क्या हुआ? दलदल में फंसना, मुश्किल में पड़ना। ठीक है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो मुश्किल में पड़ना, दलदल में फंसना मतलब मुश्किल में पड़ना। सर पढ़ने करनी सही होगी। मॉर्निंग ज़्यादा बेस्ट है सचिन। ठीक है, मॉर्निंग में करो, उससे जल्दी शाम को सो। ठीक है, कोई भी मौसम हो प्यारे बच्चों। अगर देखो नौकरी अगर लेनी है ना, सुबह के समय में क्या होगा? ब्रेन हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में काम करता है। सचिन का एक क्वेश्चन है भाई, वो ले लेते हैं। सचिन कह रहा है सर पढ़ाई किस टाइम करनी ज़्यादा सही होगी, मॉर्निंग में या नाइट में? तो मेरा सजेशन ये है कि भारत का जो एटमॉस्फेयर है, भौगोलिक स्थिति है, और साथ के साथ जो हमारे यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन है, और उसके बाद में जो हमारे दिन रात की जो वास्तव में गति है, उस हिसाब से हमारा जो ब्रेन है उसके भी अपने फंक्शंस होते हैं और काम करने के उसके तरीके होते हैं। हमारा ब्रेन खासकर जब भारतीय लोग जब रहते हैं, क्योंकि देखो देश काल स्थिति और परिस्थिति का, एटमॉस्फेयर का सब पे असर पड़ता है, तो उसके अनुसार ही हम चले तो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कम समय में अच्छी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। कोशिश ये करो कि शाम को जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने का मतलब है कि 9 बजे 10 बजे सो जाओ। आप 10 बजे के बाद बिल्कुल भी मत जागा करो, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। अभी तो आप झेल जाओगे 12 बजे पढ़ के, 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते हुए कंटिन्यू, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी एज होगी तो उस पर पता चलेगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आप गंवा चुके हो, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जैसे वो आदत डालो सुबह 5 बजे उठने की, आदत डालो सुबह 4 बजे उठने की। अगर 10 बजे सो रहे हैं, वो 4 या 5 बजे अगर आप उठ जाओ, उसके 2 फायदे हैं। शुरू में तो आदत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि लंबे समय तक आप देर रात तक जगते रहो और सुबह देर तक आप उठते रहो। लेकिन जैसे आपने 4 या 5 बजे आदत डाल दी, उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल साइलेंट होता है, और हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो साइलेंट, उसमें सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों स्थिति में काम करती है, हाई फ्रीक्वेंसी में काम करती है। तो उस जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है वो भी कम है, जो शोर शराबा है वो भी कम है। ऊपर से प्यारे बच्चों सारे जो है ना, सुबह के जो माना जाता है कि देवताओं का उठने का समय होता है, भोर का समय, और रात का जो समय होता है राक्षस का होता है। हर एंगल से मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र से लेके, तर्क शास्त्र से लेके, नीति शास्त्र से लेके, समाज शास्त्र से लेके, मनोविज्ञान तक की मैं बात बता रहा हूँ आपको। सुबह उठने के बहुत फायदे हैं और सुबह पढ़ने के और ज़्यादा फायदे हैं। तो अगर 4-5 बजे से लेके आप 8 बजे 4-5 घंटा पढ़ो, तो आप जितना 3 दिन में रात को पढ़ोगे 4-4 घंटे, 16 घंटे, इतना 4 घंटे में कवर कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। सुबह को उठोगे, ख्याल आएंगे पॉजिटिव, शाम को ख्याल आएंगे नेगेटिव कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। सुबह को उठ के कभी ऐसा नहीं होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, फार्म आएंगे कि नहीं आएंगे, भर्ती होंगे कि नहीं होंगे, घर पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी कब तक पैसा खर्च करेंगे पढ़ाई में। इस तरह के रात को ख्याल आएंगे, दिन में कभी नहीं है। एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है सुबह के समय में, ब्रेन खुद भी करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी चीज़ें बनती हैं।
दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ आप कम समय में ज़्यादा अचीव कर रहे हो। नई नई कल्पनाएं आएगी, नई नई सोच विकसित होगी सुबह के समय में। और कोशिश करो कि एक दो आप गीत संगीत जो भी आपको पसंद है, भजन कीर्तन, सुबह एक दो वो जरूर सुनो। 1 घंटा पढ़ लिया, फिर एक दो गाना भजन कीर्तन सुन लो। स्टार्टिंग में सुन लो, नींद आ रही है, शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है, अलर्ट मोड में नहीं है, एक दो संगीत सुन लो, कान में लीड लगा के सुन लो या वैसे ही सुन लो, ताकि और दूसरे घर के परिवार डिस्टर्ब ना हो। सुबह उठ के पढ़ने से घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, बशर्ते इस कंटिन्यूटी को आप अगर 1 महीना बना लो। अगर आपको किसी ने सुबह को पढ़ते देख लिया ना, तो घर में बाकी का जो दिमाग है, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, साथ में रहने वाले, वे सब पॉजिटिव हो जाएंगे आपको देख के। क्योंकि पढ़ाई है सरस्वती, और आप कर रहे हो सरस्वती का सम्मान, आप पूजा कर रहे हो सरस्वती की, और वहाँ सरस्वती भी मेहरबान है। जहाँ जहाँ सरस्वती मेहरबान है, लक्ष्मी अपने आप मेहरबान हो जाती है। आप देर तक उठो, सारे के सारे देखना घर में झगड़ा अपने आप ही हो जाएगा। पूरा परिवार 10 बजे जगो कभी, ठीक है, उस दिन का दिन सबसे खराब दिन रहेगा आप लोगों का। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा तो समय नहीं दूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये फिर अलग विषय हो जाएगा। तो यहाँ हर तरह से मैंने बता दिया, तोड़ बता दिया, निचोड़, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र और साइकोलॉजी, ये चारों, और साइंस खुद ये बात कहती है कि भारतीयों के लिए, भारत के ऋतु के अनुसार, भारत में मॉर्निंग का समय रात के समय से 4 गुना बेहतरीन होता है, पॉजिटिव होता है, ज़्यादा एनर्जीफुल होता है। इसलिए सुबह कोशिश करो। आपसे मिलने आऊँगा जब जॉब लगेगी, बिल्कुल आना, सब कहते हैं, लेकिन आप लोग आते ही नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मिठाई खिलानी पड़ेगी, मिठाई आप लाओगे नहीं, ठीक है, इसलिए आप मिठाई भी बचा लेते हो। फ़ोन कर लेना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, अगर नहीं आ पाओ तो। हालांकि मैं तो हर शहर में जाता हूँ, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अभी ऑफलाइन आगरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 4 दिन 5 दिन तो मैं वहाँ रहता ही हूँ। फिर कई बार वहीं से ऑनलाइन आप लोगों की क्लास भी देता हूँ। आपका बैच कंप्लीट हो ही रहा है, आपसे मैं फ्री हो गया, बाकी बैच का मैं वहीं से कंप्लीट कराऊँगा। तो ऑफलाइन पढ़ना है तो आगरा हो, ऑफलाइन पढ़ना है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ में। मैं यूपी में रहता हूँ हमेशा। यूपी के जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, जैसे जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, इसके साथ साथ है यूपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, लेखपाल है, इसके बाद राजस्व निरीक्षक है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम है, तो मैं यूपी के अलग अलग शहर में जाता हूँ। और मेरठ में तो लंबे समय तक रहा हूँ। चेतन सिंह बच्चा पार्क पे चाणक्य कोचिंग सेंटर एक लंबे समय तक चलाए हैं हम, ठीक है। और दोबारा फिर मैं मेरठ आ रहा हूँ, लेकिन मेरठ आऊँगा मैं जनवरी लास्ट में, ठीक है। 15 जनवरी के बाद मैं मेरठ कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि 15 जनवरी तक मुझे आगरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, फटाफट। तो इसीलिए मेरठ आऊँगा मैं जनवरी में, 15 जनवरी के बाद बच्चा पार्क पे आऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। पहले भी रहा हूँ, फिर 7-8 साल वहीं पे काम किए हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मैं सभी का हो चुका हूँ, मैं कहीं एक जगह का हूँ नहीं। सच्चे मेरी पढ़ाई कहीं हुई, मैं पला बड़ा कहीं, पढ़ा मैं कहीं रहा हूँ। तो अलग अलग शहरों में मैं जाता हूँ। राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, मैं अलवर, जयपुर, दौसा, ठीक है, और भरतपुर, इन 4 डिस्ट्रिक्टों में मैं हमेशा पढ़ाया हूँ समय के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पूरे साल के साल में एक जगह कहीं नहीं रहता, ये माँ में बात ही। जो भर्ती होती है, भर्ती के दौरान जाता हूँ, 2-3-4 महीने काम करता हूँ मन लगा के अच्छी तरह, जैसे यहाँ सिलेबस कंप्लीट किया, सारी चीज़ ऐसी ही होती है। फिर कुछ अप डाउन करके चीज़ें बैलेंस करता हूँ, उसके बाद में सारे नोट टेस्ट वगैरह सब कुछ। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑफलाइन आने में, लेकिन हाँ, और ज़्यादा अच्छा चाहिए आपको, रिवीजन करना है और ज़्यादा बेस्ट करना है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। सर थैंक्स, 11 में हूँ, फिर भी पढ़ेंगे शुरू से, चलो ठीक है, ओके। सर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? मैं मेरठ के पास का हूँ, ठीक है, पैदा तो मैं वहीं पे हुआ हूँ, ये तो सच्चाई है, मेरठ के आसपास। और पला बढ़ा मैं दिल्ली में हूँ, नौकरी मेरी कई स्टेट में रही है, ठीक है। फ़िलहाल मैं दिल्ली में सर्विस में हूँ, और आप लोगों को पढ़ा भी मैं फ़िलहाल दिल्ली से ही रहा हूँ। चलो जी, इसके अलावा और सर यूपी में कहाँ रहते हो? यूपी में मेरठ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद थैंक्स 11, ओके, आपसे, ठीक, ओके, थैंक यू। मैं भी यूपी से हूँ, ठीक है, अम्बेडकर नगर, थैंक यू सचिन, ठीक है। तो मैंने जो डिस्ट्रिक्ट बताई उन सब में मैं आज नहीं, पहले कम से कम 8 साल से 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। मैं तो ऑफलाइन का टीचर था, ऑनलाइन में तो आप लोगों ने बना दिया मुझे 2 साल से, ठीक। एमपी में सिर्फ मैं ग्वालियर में आता हूँ, और वो भी एमपी पीसीएस के दौरान, ठीक है। तो बाकी एक बार जब व्यापम की भर्ती हुई थी ज़बरदस्त तरीके से, तब आए थे, तो ग्वालियर में पढ़ाए थे उस समय, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में थे वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग इलाहाबाद में साकेत कोचिंग सेंटर है, साकेत आईएएस, उसमें रहे हैं, वहाँ पढ़ाए हैं, क्योंकि वे मेरे सब साथी हैं जो वहाँ ब्रांच खोले हुए हैं।
क्योंकि हम मुखर्जी नगर में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहीं से सारे टीचर गए हैं, इन्होंने ब्रांच खोली है और वही समय समय पे जब हमारी नीड होती है वो हमें ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके सर, आप हमारे लिए, अरे नहीं भगवान कैसे हो जाएंगे सच में, ठीक है, आप जैसे ही आपके बड़े भाई है, बस भगवान मत बनाओ। सर MP, हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ग्वालियर आएंगे, ठीक है, तो बताएंगे ज़रूर, ठीक है। MP PCS के दौरान 100% आएंगे, ठीक है। मेरा अलग अलग भर्ती में अलग अलग रोल है और मैं 4-4, 5-5 घंटे की कंटिन्यू ऑफलाइन में क्लास देता हूँ जहाँ मेरे पास समय कम होता है। पटना में रहे हैं लेकिन पटना में पढ़ाए नहीं है, गए जरूर थे लेकिन पढ़ाए नहीं, ठीक है। हाँ अभी जो, तो वहाँ पे भी कई बार फ़ोन आए हैं। अभी जो हमारे एक साथी है जो प्रूडेंस कोचिंग पटना में चला रहे थे, ठीक है, अभी तो वहाँ ओपन बंद है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, आगे देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे ज़रूर। प्लीज आज तो मत करो आप, संडे को कर लें, संडे को जो भी बात करना चाहते हैं संडे को करें, ठीक है। बता देंगे जब, पंकज जी आपको भी बता देंगे जब आएंगे, ठीक है। चलो कुछ काम कर लेते हैं, ये तो बातें आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है, संडे को किसी भी टाइम कर लें, बिल्कुल बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंकुर सर, बिल्कुल फिजिक्स में कोई तोड़ नहीं, सही कह रहे हो। ओके ओके, चलो ये क्या था, मुश्किल में पढ़ना, कथा साहित्य है। कथा साहित्य में बताइए कौन सा समास है भाई, ठीक है। कथा का साहित्य होता है, कथा के लिए साहित्य होता है, कथा में साहित्य होता है, कथा के द्वारा साहित्य होता है। कथा क्या हो जाएगा, कर्मधारी है, बहुवीरी, द्विगु या तत्पुरुष। भाई विशेषण विशेष्य नहीं है, उपमान उपमेय नहीं है, कर्मधारी होगा नहीं, कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, नहीं होगा, पहला शब्द संख्यावाची भी नहीं है, नहीं होगा, बच क्या गया, तत्पुरुष, राइट आंसर तत्पुरुष, ऐसे आंसर देना होता है, ठीक है। साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स अंकुल सर का है, केमिस्ट्री सत्येंद्र सर का है, ठीक है, बायो जो विवेक सर का है, ठीक है। आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। बाकी और भी हैं, मैडम भी पढ़ाती हैं, उनका भी आप कोर्स ले सकते हो। देखो कैरियर विल पे जो टीचर है ना, जो इधर उधर थोड़ा वो करने वाले वो तो टिक ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा बड़ा एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ सारे जितने भी टीचर हैं वो अपने फील्ड के धुरंधर है, और वो सिर्फ कैरेबिल के लिए धुरंधर नहीं है या मुखर्जी नगर के, ऑल इंडिया के धुरंधर है वो, उनका कोई तोड़ नहीं। हम तो कह रहे हैं जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ है, हिंदी है, रीडिंग इंग्लिश है, रीजनिंग है, आप ढूंढो सारे को, यूट्यूब पे सर्च करो, आप लोगों को पढ़ो, हमारे टॉपिक पढ़ो जो हमने पढ़ाए हैं, हमारे भी यूट्यूब पे पढ़े हैं सारे टीचरों के टॉपिक, और बाकी दुनिया के भी पढ़े हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा लोगे खुद। तो यहाँ तो आपके पास इतनी चॉइस है कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल है, वो मेरे स्टूडेंट है, आपको पता है पंकज, हम और वो साथ में उठते बैठते हैं, ठीक है। और पहले मैं आगरा वहीं जा रहा था उन्हीं के पास ही, लेकिन फिर मना कर दिया था, ठीक है। तो विवेक सर पंकज हमारे स्टूडेंट है 2016 के, 7 से 8.5 बैच में वो पढ़े हैं, ठीक है। और हम आज ये कह लो एक अच्छे साथी भी हैं स्टूडेंट के साथ साथ, ठीक है। और कभी भी बीच में मान के चलो 15 दिन में 1-2 बार तो मिलना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ वो चला रहे हैं सेंटर वहाँ मेरा घर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं 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 नहीं, वो किसी दूसरे विवेक सर की बात कर रही थी, ठीक है। हाँ वो भी अपने साथी हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी वाले भी वो तो अपने जिगर के टुकड़े हैं साथी का, ठीक है। चलो जी चलो, आज बातें ज़्यादा कर रहे हो आप, ठीक है। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, काल बताना है, आंसर दे दो फटाफट। हाँ हाँ जी जी, आज सुबह, चलो जी आंसर दो फटाफट, ठीक है। क्या है, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना ना पड़ता, बचाए होते कब, भूतकाल में, दिन ना देखना पड़ता कब, तो क्या क्या लाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर बी, हेतु हेतु भूतकाल, दो क्रियाएं हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, बीते हुए समय में हुई है, इसलिए राइट है, पूर्ण भूतकाल नहीं होगा बेटे, हेतु हेतु भूत, पैसे बचाए होते दिन देखना ना पड़ता, ये क्रिया किस पर डिपेंड हुई, पैसे बचाने पे, क्रिया कहाँ हुई, भूतकाल में, हेतु हेतु भूत, जहाँ मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में भूतकाल की क्रिया होती है तो वो हेतु हेतु भूत कहलाता है,
ठीक है। पूर्ण भूत कब होता है? जब यहाँ था लगा होता, राम ने रावण को मारा था तो कहते हैं ना पूर्ण भूत। नेक्स्ट देखो, सी बता रहे हो हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। तो ये कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द गुण का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उल्टा बताना है। गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण। अगुण नहीं होगा, दोष नहीं होगा, क्या कहलाएगा? अनुगुण। उल्टा बताना है, ठीक है। गुण का अवगुण होगा, दोष नहीं कहलाएगा बेटे। जब ऑप्शन में अवगुण है तो इसका उल्टा विलोम शब्द क्या कहलाएगा? गुण अवगुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात क्या कर रही थी? तारे गिनती, व्याकुल थी, अधिक प्रसन्न थी, जागती रही। राइट आंसर रिक्त स्थान भरना है। ये अलग तरह के क्वेश्चंस है, जो मिक्स क्वेश्चंस है अलग अलग टॉपिक के, वो लेके आए। तो क्या करोगे इसमें? राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही या व्याकुल रही, अधिक प्रसन्न रही या जागती रही। रात को जागना होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? डी हुआ। चलते रहो कहीं रुको मत, इसमें विराम चिन्ह का उपयोग करना है। कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करोगा? कौन से? हाँ डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे स्टूडेंट के लिए सोना जरूरी है, और मैक्सिमम 8, इससे ज़्यादा नहीं। 6 से 8 घंटे, कोशिश करो 7 घंटे का बैलेंस बना के चलो, ठीक है। 8 से ज़्यादा कभी नहीं, ठीक है। सुबह शाम दोनों का मिला के, ठीक है। 6 घंटे मिनिमम, कैसे भी हो 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। चलते रहो कहीं रुको मत, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों? पहले तो आएगा यहाँ पे चलते रहो में कौन सा आएगा? अर्ध विराम, और रुको मत के बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। राइट आंसर बी आएगा। बी में क्या है? एक तो अर्ध विराम है, एक पूर्ण विराम। मत के बाद पूर्ण विराम आएगा, और चलते रहो ये क्या है? उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट देखो, ऐसी बात सदा से होती रही है, अव्यय ज्ञात कीजिए। कौन सा है? ऐसी बात सदा से, पहले तो अव्यय पहचानना पड़ेगा। ऐसी है, बात है, सदा है, होती रही। तो सदा क्या हो गया इसमें? अव्यय शब्द, क्योंकि सदा को आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, जो शब्द किसी भी लिंग वचन काल कारक में ना बदलता हो, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है सचिन। तो क्या कहलाएगा? सदा स्थितिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक। सदा मतलब हमेशा। सदा का अर्थ क्या है? हमेशा। और हमेशा किसे बता रहा है? काल को, समय को। तो इसलिए हमेशा शब्द भी और सदा शब्द भी क्या कहलाया? कालवाची। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी, ठीक है। ओके, बिल्कुल लेनी चाहिए। इसके बाद क्या दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। शुद्ध वाक्य बताना है, 4 वाक्य दिए। अचानक दैत्य, दैत्य मतलब राक्षस को देखकर बालक चौंक गया। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए, ठीक है। दैत्य को देखकर अचानक बालिका चौंका गया, तो चौंका गया ये तो गलत हो गया। अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया, बालक को चौंक गया, ये इसकी वजह से है। बालक को चौंक गया, इसने ये कारक चिन्ह गलत किया। ऊपर के 2 है, ऊपर के 2 क्या है प्यारे बच्चों? अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। एक तो बालक चौंक गया, एक बालक चौंक गए। तो यहाँ अब ये देखना पड़ेगा कि ये बहुवचन की क्रिया आएगी या एक वचन की क्रिया आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा? अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। तो यहाँ देख, एक दैत्य जो है अपने आप में वो एक राक्षस है, तो ये क्या कहलाएगा? अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए। तो बालक चौंक गया कि बालक चौंक गए? ठीक है, हाँ हाँ, बच्चों को ही यहाँ बालक कहा गया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गए। क्योंकि ये जो क्रिया आती है ना यहाँ पे, ये किसके अनुसार आएगी? बालक के अनुसार। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ राइट आंसर क्या हुआ? ठीक है, बी हुआ। ये सही है। बाकी विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। क्रिया बतानी है, कौन सी है? विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया, अकर्मक है या नाम धातु क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो रही हो, तो वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं शाम को दूध पीकर सोता हूँ, तो वहाँ दूध पीना पूर्वकालिक होगा, ठीक है। मैं सुबह को उठकर गर्म पानी पीता हूँ, तो सुबह को उठना पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहाँ ऐसा नहीं है पुस्तक से देखकर।
संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। अकर्मक क्रिया जहाँ केवल कर्ता और क्रिया हो, क्रिया का प्रभाव उस पर पड़े, ये भी नहीं। नाम धातु भी नहीं, तो फिर होगी क्या? ये लॉजिक है अपने आप में। तो नाम धातु में क्या होता है, क्रिया के अंत में आना या अवाना लगेगा, तो आना अवाना यहाँ पे लिखा लग नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अकर्मक यहाँ क्रिया है नहीं कि कर्ता पे डिपेंड करे। ठीक है, पूर्वकालिक विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर, ठीक है, पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। पहले एक क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद में दूसरी जारी की। राइट आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या? जब भी किसी क्रिया में हम कर लगा देते हैं तो वो क्रिया की समाप्ति को बताता है। देखकर, पहले देखा और बाद में क्या है, उत्तर दिया। पहले देखा और बाद में क्या है प्यारे बच्चों, उत्तर दिया। राइट आंसर ए। संयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर दो क्रिया एक साथ होती, देखना और उत्तर देना दोनों एक साथ होती, एक साथ समाप्त और संयुक्त कहलाती। तो राइट आंसर है पूर्वकालिक, पहले देखना और फिर उत्तर देना। इसके बाद है ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो कैसे दोगे। देश में कौन सी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं? सशक्त बनाने को, देश में कौन सी शक्ति को, देश में कौन सी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं? ये है बाल शक्ति, नर शक्ति, नारी शक्ति या वर्ध शक्ति। अब देखो ये कौन सी शक्ति को प्रयास कर रहे हैं, पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में कहाँ है, यहाँ। संपूर्ण विश्व में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बस ये ही बता रहे हैं, जब महिला दिवस मनाया गया तो फिर महिलाओं को सशक्त करेंगे। ठीक है, उसे सशक्त होने का अवसर प्रदान, नारी को उसके अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित कर सशक्त होने का अवसर प्रदान करना, जिससे वह खुद को सशक्त कर सके। तो नारी शक्ति को किया है भाई इन्होंने। ठीक है, किसको किया है, नारी शक्ति को सशक्त होने की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये रहा। आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये रहा आंसर, नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है नारी शक्ति, सी। 16 का। इसके बाद 17 क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? नारी सशक्तिकरण, नारी तेज प्रथा, नारी राजनीतिक, नारी चार दीवारी के भीतर। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, पहले वाला क्वेश्चन ही इसका आंसर बता देता है। ठीक है, तो नारी शक्ति क्लियर। तो नारी सशक्तिकरण, नारी को मजबूत बनाना, संबल बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो क्वेश्चन नंबर, अरे आप कहीं के चक्कर में पड़ गए भाई, हद हो गई हैं। अब मुझे भी उसी कीचड़ में घिसेट रहे हुए हैं। सर लव के बारे में बता दीजिए आज स्टूडेंट को। अरे ये अपनी मार्केट बनाने के प्यारे बच्चों ऐसे चोचले हैं जिनमें न तो स्टूडेंट का भला है न कभी टीचरों का है। ठीक है, अगर मैदान में लंबा टिकना है और सिलेक्शन लेना है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या करते हैं, देखो कोई टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाए, नौकरी लगवाए, उसके पास बच्चे कम मिलेंगे। एक हमारे एक साथी है शशि करण जी, रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनके कभी भी ऑनलाइन आप देखोगे 250, 300, 400, 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन उनका कोर्स एक बैच में 5-5 हज़ार बच्चे खरीदते हैं और 5-5 हज़ार रुपया में खरीदते हैं, और वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, और जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो औरों को बताते हैं, इसलिए उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये जो है ना लव पाव प्यार व्यार की जो वीडियो बना रहे हैं, और ये बेफालतू की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल के अपने आप को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो मेन एम है ना टीचर का, वो ख़त्म हो जाता है। अरे टीचर का एम क्या होना चाहिए, जो वो पढ़ाए वो पेपर में आए। ये लव आएगा पेपर में? लव के बारे में बेफालतू की जो दुनिया भर की वीडियो बन गई, पेपर का किसी का प्यारे बच्चों सिलेबस का हिस्सा है ये? आप टीचर हो, आप नौकरी की तैयारी करा रहे हो, आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। वे तमाम टीचर जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी अपना सिलेबस पूरा ही नहीं किया है, कभी ढंग से बच्चों को पढ़ाया नहीं है, उन सब की वीडियो लव पे प्यार व्यार इन पे 1-1 घंटे, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी, और ऐसे करेंगे जैसे खुद ज़िंदगी में सफल रहे हो प्यार के मामले में। मतलब उन लोगों को ये शोभा नहीं देता है जिनकी खुद की शादी सही नहीं रह पाई,
जिनके खुद के प्यार कभी सही नहीं रह पाए, तो उन लोगों को शोभा नहीं देता है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे। जब खुद का आचरण है नहीं उस तरह का, क्या बताएंगे भाई लव के बारे में। ये कुछ ऐसे विषय है, आत्मा है, परमात्मा है, जीव आत्मा है, लव है, प्यार है, आज तक कोई डिफाइन कर पाया इन चीज़ों को। तो इस सृष्टि का एक प्रकृति का अपना नेचर है प्यारे बच्चों, उस नेचर को कैसे आप समझ लोगे। उसके लिए जीवन खप जाता है लोगों का अनुभव के आधार पे। आप अपने को अच्छा बनाए रखो, और जो भी जीवन साथी मिलेगा उसके साथ मौज मस्ती में रहना। और ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में, इनके डेफिनेशन के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये किताबी चीज़ नहीं है, इनकी कोई थ्योरी नहीं है बेटे। ठीक है, कि लव क्या है, प्यार क्या है, ये सब। तो इसलिए चुपचाप अपना सिलेबस करो, भर्ती हो जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। जब गड़बड़ करोगे ना तो अपने आप लाइन पे ले आएंगे जब आपकी शादी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी मतलब माता पिता पे क्यों नहीं बना रहे हो भाई आप, हैं? कैरियर कैसे बनता है इस पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो आप। बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। क्योंकि बच्चे देखना ही पसंद नहीं करते। भारत में सारे बच्चे तो नहीं कहूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, सारे बच्चे तो ऐसे जिनको मजा मौज मस्ती चाहिए, नॉनवेज चीज़ें चाहिए जिनको। ठीक है, मोबाइल पे ज़्यादातर चीज़ें, जब किसी का मोबाइल हाथ में लेके सर्च करते कुछ और ही निकल के आता है। क्लास तो बहुत बाद में निकल के आती है अच्छा टीचरों की। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि जो कमाया है ऑनलाइन प्लेटफार्म, ये दूसरे जितने यूट्यूबर ये सब है, इसी तो लिए कमाया। कुछ भी डाल दो, दो बैलों की झगड़ा डाल दो, दो बैलों का आपस में जो है ना वहाँ कुश्ती हो रही है, या दो औरत का झगड़ा हो रहा है, देखना 1 लाख बच्चे देख जाएंगे। 1 लाख बच्चे कुछ ही मिनटों में। बताओ औरतों के झगड़ों से कौन सी पॉजिटिव चीज़ आ गई भाई लेकर के। कोई डांस डाल दे, देखो आजकल चल ही रहा है, हर कोई कपड़े वपड़े पहन के मेकअप वेकअप करके कोई भी डांस की वीडियो बनाएगा, दे दनादन दे ये भी। तो ये समाज का पतन है, ये सच्चाई है, समाज का बहुत बड़ा पतन है। और इसका खामियाजा आपको नहीं, आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा जो आने वाले समय में। ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि एटमोसफेयर ऐसा हो जाएगा, लोग पसंद ऐसे करेंगे, आपस में झगड़े होंगे, माँ बाप की कोई सुनेगा नहीं है, बच्चों का बच्चों के बीच में झगड़े पड़ेंगे। क्योंकि ये ऐसे कल्चर है, ऐसी भोग संस्कृति है जो व्यवहारिक ना होके किताबी ज्ञान से हो जाएगी, आर्टिफिशियल ज्ञान से हो जाएगी, दिखावेवादी की ज़िंदगी से जियोगे, फिर आपस में परिवार टूट जाएंगे, देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, इसके बाद क्या, आधुनिक युग में क्या बदलाव देखने को मिला है। नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। और देखो भारत की मानसिकता देखो, जब आपने क्वेश्चन उठाई दिया, कोई लड़की है, अभी मैं एक वीडियो एक साथी मेरे दिखा रहे थे, देखो अरुण जी, हम सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे जो है देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि नौकरी तो चाहिए नहीं, बहाना है, नौकरी तो है ही नहीं, भर्ती तो है ही नहीं, नोटिफिकेशन है नहीं। एक मैथ कोई पढ़ा रही थी लेडी, और फॉरेन कंट्री की थी, न तो जो बोर्ड पे लिख रहा था वो समझ में आ रहा था वो क्या लिखा उसमें, या जो वो बोल रही थी ना वो बस पढ़ाई जा रही थी। 1-2 बार अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे थोड़ा ध्यान आकर्षित तो बच्चों का कर रहे थे, और वो सारे के सारे बच्चे उसकी पढ़ाई को देख ही नहीं रहे थे, और उस क्लास में लाइव थे, बहुत सारे बच्चे लाइव थे, और वो सब भारत के बच्चे थे, 90% बच्चे भारत के थे उसमें। और उनके जो कमेंट थे ना, वो न तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, उस टॉपिक से, सारे कमेंट उसके शरीर के थे, कि आपका ये अच्छा लग रहा है, आपका ये अच्छा लग रहा है, आपका वो अच्छा लग रहा है, और आपका ये मानसिकता बन गई है। सबके घर में बेटी भी है, सबके घर में माँ भी है, सबके घर में बुआ भी है, बहन भी है। ठीक है, कैसा समाज बना रहे हो आप लोग। ठीक है, जिस चीज़ में आज मज़ा आ रहा है ना आपको, उसी चीज़ में 10-15 साल रुक जाओ, किसी और को मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा समाज बना देना और उसको इतना फैला देना, प्रसार कर देना, कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो अभी मैच्योर नहीं है, उसको तो ये लगेगा ना दुनिया इसको पसंद कर रही है तो हम क्यों ना करें, जब दुनिया इसको देख रही है हम क्यों ना देखें, जब इसको 1 लाख लोग देख चुके हैं, इसका मतलब हमारे देखने की चीज़ है। उसको थोड़ा ही पता है इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है लाइफ में। ठीक है, कि ज़िंदगी कहाँ जाके ख़राब होगी, परिवार कहाँ टूटेंगे, माँ बाप को कब धक्का देंगे घर से बाहर। ठीक है, या आपस में झगड़े कब होंगे, कमाने के बाद, पढ़ने के बाद, नौकरी करने के बाद घर में बर्बाद कैसे कर लेंगे अपने आप, वो सब उसी का नतीजा है, उन्हीं चीज़ों का। पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तब कह देते हो अरे हमारे तो दिन खराब चल रहे हैं, अरे हमारी तो किस्मत खराब निकल आई। ठीक है, हमारे तो ग्रह नक्षत्र खराब, ग्रह नक्षत्र तो खराब अपने आप ही कर दिया आपने, ग्रह नक्षत्र खराब थोड़े ही होते हैं। तो उस लेडीज को देखे लोगों ने, वो 2 घंटे 1.5 घंटे की शायद क्लास रही होगी, और मैं कह रहा हूँ कि वो सब स्टूडेंट थे पढ़ने वाले जिनको नौकरी चाहिए। मैं मानता हूँ कि समाज में बच्चों को एक हिस्सा मनोरंजन का भी है, होना चाहिए,
आप खेलो कूदो देखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो अंतर समझो कि आपका फायदे का क्या है, नुकसान का क्या है। मनोरंजन की, मजा लेने की चीज़ तो और भी बहुत सारी है, वो चीज़ें तो आप वो करोगे नहीं, और बेफालतू की इधर उधर नॉनवेज जो चीज़ें हैं उन पे आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, और अपने समाज को जहाँ आपको जीना है, जहाँ आपके बच्चों को जीना है, उसको इतना गंदा करके छोड़ दोगे कि वो जीने लायक ही नहीं बचेगा, ये पैसा भी काम नहीं आएगा ना नौकरी काम आएगी। ठीक है, वो डर खाता रहेगा आपको। जैसे जब बेटी जवान हो जाती है ना, तो माँ बाप को ना सबसे ज़्यादा डर वही खाता है कि ठीक ठाक चले जाए, ठीक ठाक से शादी हो जाए, दूसरे के घर में चली जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो डर है अंदर, वो तनाव है, वो झेल रहे हैं, हर कोई झेल रहा है। हाई फाई सोसाइटी वाले ज़्यादा झेल रहे हैं, ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा झेलेंगे, क्योंकि उनके बच्चे को बिगड़ने के ज़्यादा चांस है। हर कोई शोषक है यहाँ पे, शोषण करने वाला तैयार बैठा है कि आप आओ तो सही, फंसो तो उसके चुंगल में। उस तरह से बाजार में चले जो आपको लूटने वाले सारे आदमी बैठे हैं, कौन चाहता है कि मेरा सामान बिके? वो चाहते हैं कि ऐसा कस्टमर आ जाए जो 4 कस्टमर का पैसा एक बार ही भर जाए। ठीक है, तो हर जगह वही चीज़, समाज उस तरह का बना है, तो लोगों की मेंटेलिटी हो गई है ऐसे। तो चलो ठीक है, ये क्या है, आधुनिक युग में क्या बदलाव देखने को मिला है। नारी पढ़ लिख कर, अरे बायोलॉजी वालों के बहुत सारे टॉपिक है बायोलॉजी पढ़ाने के, जो सिलेबस का हिस्सा आते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, वो चीज़ पढ़ाएंगे जिसकी नॉलेज हर किसी को है, और आवश्यकता पड़ने पर ऑटोमेटिक अनुभव के आधार पर सारी नॉलेज हो जाएगी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, और उसके बाद की भी। लेकिन जानबूझ के बायोलॉजी में से वे टॉपिक उठाएंगे अपने आप में बेफालतू का वो करने के लिए। तो ये एक टीचरों का लेवल जो गिर चुका है, उसकी मेंटलिटी, मानसिकता गिर चुकी है। फेमस ऐसे थोड़े ही होते हैं यार, वेट तो करो, पढ़ाओ तो सही, आप 2 साल मार्केट में तो रहो, 2-2.5 साल पढ़ाओ तो, मेहनत तो करो, रिजल्ट तो दो, अपने आप फेमस हो जाओगे। हम 10 साल पहले भी पढ़ा रहे थे, और भगवान ने चाहे 10 साल बाद भी पढ़ाते रहेंगे, हमें तो कभी कमी आई नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट है, कोई इज्जत भी नहीं करता, फिर भी 2,500-4,000 एडमिशन होते हैं यार उसमें। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ते हैं, 600 से 500 से नीचे कभी कोई क्लास नहीं चलती। ठीक है, 600 बच्चा एक साथ बैठ के ऑफलाइन में पढ़ता है, वो भी खड़े होके पढ़ता है। 100-150 बच्चा तो ऐसा जिसको सीट नहीं मिलती, सिर्फ आवाज़ ही सुनता है माइक पे। हमें तो कभी कमी नहीं, हमें तो कभी बनानी नहीं पड़ी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि रास्ते क्या हैं, आप लोगों के रास्ते क्या हैं, 2 तरह की चीज़ें। तो यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश। हाँ, आधुनिक युग में क्या बदलाव देखने को मिला है। नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र, नारी तेज प्रथा यौन शोषण का शिकार, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, नारी पढ़ लिख कर 4 दीवारी में है। तो ये क्या आधुनिक युग में है, तो 4 दीवारी में तो होगी नहीं, ये तो इतनी तो कॉमन सेंस है। अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, ऐसा हो सकता है पैराग्राफ में देखेंगे, तेज प्रथा यौन शोषण का शिकार है, नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। क्या बदलाव, बदलाव की बात कर रहा है, तो बदलाव मतलब कुछ नयापन होगा। तो आधुनिक युग में बदलाव देखो पैराग्राफ में, या आधुनिक शब्द ढूंढो कहाँ पे, पैराग्राफ में आधुनिक शब्द ढूंढो, आधुनिक, आधुनिक युग में। चलो जी देखते हैं आप में से कौन सा पहले ढूंढता है। नारी उसके अधिकारों के प्रति सशक्त हैं, और जैसे केवल ये देखो, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, यौन हिंसा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, असमानता महिलाओं के प्रति। ठीक है, आगे है इसमें राजनीतिक विचार, पूरा ही पैराग्राफ पढ़वा दोगे क्या। आइए रहा, बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से अनजान बना दिया। क्या बात है, दीपक जी तो बड़ी शेरो शायरी लिखते हैं। गुरुजी आपके लिए 2 छोटी सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नादान परिंदों को बाज बनाता हूँ। लोग कहते हैं कहते कि नाव लेकर समुद्र पार करने में भी तो छोटी छोटी कश्तियों को जहाज बनाते हो। अरे वाह क्या बात, मान गए भाई हैं, हिंदी के टीचर हम, और आप हम पे शेरे मारे जा रहे हो। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से अनजान बना दिया। ठीक है, ये गम प्यार, ठीक है, दिल टूट गया, दिल फूट गया,
दिल चूर हो गया, दिल भाग गया, दिल में आग लग गई, ये सारी की सारी जो है ना, तो ये दिल विल के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है भाई, बहुतों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका कारण यही है, वास्तविक जीवन जिए नहीं, सही रास्ते पे चले नहीं, सही सोचा नहीं, सही खाया नहीं, तो फिर दिल टूट ही गया कि दिल फूट ही गया। तो सारे फिल्मों के गाने भी सब दिल के आसपास ही है। लोग, आप वो स्टूडेंट भी दिल के आसपास ही रहना चाहते हैं। भगवान ने ब्रेन भी दिया है, उसका भी यूज होता है। आप करो काम, अच्छी बात है दीपक जी, आपका ये अच्छी स्किल है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान ही रखना है समाज के उस कीचड़ के में, उस दलदल में मत जाना। ठीक है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही आपको ना सूझे। आज तक हाँ, नहीं नहीं नहीं, कर लो भाई, देखो करने की जो चीज़ है लव करो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन सात्विकता होनी चाहिए ना। ये कोई लव करना, प्यार करना कोई बेकार चीज़ थोड़े ही है। अरे वो तो वो प्रकृति का नियम है, उसके हो गया आपका, उसके बिना तो आप जी नहीं सकते, तो सच्चाई है। वो किसी न किसी से तो रहेगा ही। किसी इंसान को पशु के प्रति है, पशु को इंसान के प्रति है, माँ बाप का बच्चों के प्रति है, बच्चों को माँ बाप से है, ऐसे सगे संबंधियों से, यार दोस्तों से है। आप करो, लव का मतलब ही आपने कुछ और बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए आपको दिक्कत यही है कि आपको मजा कहाँ आने लगे वो तय आप करोगे। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 का आधुनिक युग में क्या बदलाव देखने को मिला, नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है। राइट आंसर ए हुआ। क्लियर, तो ये नहीं होंगे, नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो गई है आधुनिक युग में। आज स्त्री को कौन सी शक्ति भी माना जाता है, हिंसा, शोषण, असर्जक और सर्जन। देखो कहाँ है, स्त्री को कौन सी शक्ति माना जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ। अरे भाई जल्दी मत भागो, ये कहा गया है यहाँ पे, देखो। ठीक है, स्त्री को सर्जन शक्ति माना जाता है, स्त्री को सर्जन शक्ति माना जाता है। सर्जन मतलब क्रिएटिविटी था, सर्जन का मतलब क्या हुआ, क्रिएटिविटी था। ये सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है इनके अंदर। ठीक है, सर्जन शक्ति माना जाता है। और ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 19। ठीक है, तो कौन सी है, सर्जन शक्ति। राइट आंसर 19 का राइट आंसर क्या हुआ, डी हुआ, सर्जन शक्ति हुआ। इसके बाद में क्या है, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वो तो आपको नॉर्मल पता है, जिस बच्चों को नहीं पता तो ये महिला दिवस वाला जो क्वेश्चन है पैराग्राफ की पहली पंक्ति में है। इसमें है पैराग्राफ की पहली, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर, चलो 8 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का तो ये हो गया आपका पेपर। ठीक है जी, अब और कुछ पूछना हो तो बताइए, और तरह के क्वेश्चन से ले कुछ। चलो जी, अब टीचिंग वाले बच्चों को करा देते हैं थोड़ी प्रैक्टिस पेडागोजी की, जिनको यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, इनको रीट का एग्जाम देना है, शिक्षक के लिए है ये केवल। ठीक है, अलंकार के तो पीडीएफ दे चुके हैं, वो कर लो आप, उसमें 90 के आसपास क्वेश्चंस हैं, विद आंसर की है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी। अरे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ है यार, संगीत को पसंद करो, उससे बढ़िया चीज़ नहीं है दिमाग के लिए कुछ। ठीक है, पता है हम किसी भी चीज़ को कब तक अच्छा मानते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता है कि इससे बेस्ट हमारे लिए क्या है। मान के चलो कि आपको यही नहीं पता कि संगीत का फायदा हमें क्या है, और संगीत की सही समझ हमें नहीं है, तो इसलिए संगीत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ गुनगुनाएं, या कोई लिखना चाहते हैं लिखे, या कोई चीज़ गा ले, अपने अंदर स्किल्स आया, तो वो भी हमें सुकून देता है। क्योंकि जहाँ आप जिस चक्कर में पढ़ना चाह रहे हो, जो कह रहे हो आप लव और ये भी, वहाँ जितना सुकून है उससे भी ज़्यादा प्यारे बच्चों दुविधाएं भी हैं, उससे ज़्यादा समस्याएं भी हैं। अब स्टार्टिंग में तो एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वहाँ बाद में जाके सबसे बड़े दुश्मन एक वही होते हैं, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हैं, सब में एक दूसरे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है, उस समय को पहचानो, और समय के साथ साथ पर की गई चीज़ें ना,
हमेशा प्यारे बच्चों सुख देती है, और समय से पहले की गई कोई भी चीज़ है वो दुख का कारण बनती है। इसलिए हर चीज़ का समय है, आपका लोगों का समय है केवल और केवल पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेना। और जब सरकारी नौकरी ले जाएगी आप करो अपनी मर्जी से जो करना है, कोई नहीं रोकेगा आपको, समाज आपके साथ है। ठीक है, बिना नौकरी करोगे तो समाज आपको पागल बताएगा, मूर्ख बताएगा, नक्कारा बताएगा। तो इसीलिए पहले अपने आप को अटेस्टेड कराओ, किससे? समाज से, राष्ट्र से, अपने घर परिवार से, खुद अपने आप से। ठीक है, तो ये तो कोई बिजनेसमैन बनो अच्छे से पढ़ के, जरूरी थोड़ा ही नौकरी करोगे। अपने आप को इतना मैच्योर बनाओ, इतना आप अपनी अपनी सोच को बढ़ाओ कि आप एक अच्छे कुशल बिजनेसमैन बन सकते हो। या फिर आप ऐसे करो कि कम से कम 5-10-20 आदमियों को रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकते हो आप। लेकिन खुद ही आप दूसरों की रोटी पे डिपेंड हो, लव की बात कर रहे हो, माँ बाप के पैसों पे जी रहे हो, जो 20-22-25 साल 30 साल होने के बावजूद, और बात करते हो आप लव की, समाज को बदलने की। अरे पहली जो जिम्मेदारी आपकी है माँ बाप के प्रति उसको तो निभालो। जो जिम्मेदारी बच्चों के प्रति है, समाज के प्रति है, अपने प्रति है, वो निभालो। देश को बाद में बदल लेना, लव बाद में कर लेना। ठीक है, तो समय बचा है, आपकी एज 100 साल है, 100 साल कम से कम आप लोग जियो। अब 100 साल में से सारी चीज़ें एकदम से ही करना चाह रहे हो, तो इसीलिए समय के साथ साथ की गई चीज़ें वास्तव में अच्छी रहती हैं। ये पेडागोजी है, हिंदी की टीचिंग मैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है इसमें। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ पढ़ाया है, उसके बाद बताइए कौन से पाठ आपके लिए सबसे अधिक महत्व देंगे। कि आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया? गांधी जी ने पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया? गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? सत्याग्रह बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? गांधी जी का कोई चैप्टर था, गांधी जी के बारे में तमाम उसमें प्रसंग थे, संदर्भ थे। उसमें से यहाँ पे क्वेश्चंस बना रहे हैं उस चैप्टर से कि इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे की ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है या उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, भाषा विकास में एक सहयोग दे सकता है। तो हमेशा जो रचनात्मक क्वेश्चन होता है, जो क्रिएटिविटी था जिसके अंदर होती है, जिसको हम सृजनशील भी बोलते हैं, और जिसमें बच्चे अपने शब्दों में बयां करेंगे, अपने शब्दों में बताएंगे, वही अपने आप में बच्चों के भाषा के अधिगम और भाषा के विकास को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सी, गांधी जी के जीवन के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? क्यों मतलब तर्क की बात हो रही है, और प्रभावित क्यों किया, ये प्रीवियस नॉलेज की बात हो रही है, पूर्व ज्ञान की। तो इस पूरे पाठ का ही सार था कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा था, और उस अच्छे व्यक्तित्व से आप क्या क्या सीखें, वो चीज़ें कहाँ कहाँ तक आपको, ये सत्यवादी थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, वो कर्म में ही पूजा मानते थे, कर्म में विश्वास रखते थे, उनका अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में बीता है, समाज के राष्ट्र के निर्माण में बीता है, तो देशभक्त भी थे। तो इसीलिए अपने आप में क्या है, 2021 में क्यों दे रहे हो? अभी हरियाणा से निकले, वहाँ से कर लो आप बीएड। ठीक है, यूपी में दोगे तो प्राइवेट से करोगे तो 1.5-2 लाख लग जाएगी, हरियाणा में 60-70 हज़ार में बीएड हो जाएगी। ऑनलाइन फार्म निकले हुए हैं, रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी है जिंद के अंदर, 50-60 हज़ार में 2 साल की बीएड हो जाएगी घर बैठे हुए। ठीक है, तो 2021 का मत सोचो। अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट अगर नहीं भी आया है, फाइनल ईयर आपने दे दिया है, तो भी आप अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हो, 1 साल भी बचेगा आपका और पैसे भी बचेंगे आपके। ठीक है, परसेंटेज भी आधी आ जाएगी। ठीक है चेतन जी, आप हरियाणा से कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके पेपर दे आना। ये भी चलो जी, हाँ आशीर्वाद बिल्कुल बना रहेगा पंकज भी। तो ये क्या है, गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ये अपने आप में यहाँ पे पाठ पढ़ाने के उपरांत सर्वाधिक महत्व इस क्वेश्चन को देंगे, क्योंकि बच्चा इसमें रटी रटाई चीज़ नहीं बोलेगा। बच्चा क्या करेगा, इसमें अपनी सृजनात्मकता दिखाएगा, अपने स्किल दिखाएगा कि मैं इस पाठ से ये सीख लिया हूँ और इन चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया है महात्मा गांधी की, और क्यों किया है वो तर्क भी देगा। और जब बच्चा तर्क चिंतन करेगा उसके भाषा का विकास होगा, और भाषा का विकास करने के लिए ही एक भाषा शिक्षक क्लास के अंदर और क्लास के बाहर परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, आगे देखो, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका बताओ। कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो। रचना क्रिएटिविटी था जहाँ पे दिखाई दे। कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो।
कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, रचनात्मकता का है। तो यहाँ वो क्या रहा है, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य है, ये भी इतना अच्छा नहीं है। कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो, ये भी इतना नहीं है। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो और कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। प्रश्न बनाना ही रचनात्मकता है, ये सबसे बड़ा रचनात्मकता। उत्तर देना आसान होता है लेकिन क्वेश्चंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये रचनात्मकता का सबसे जीता जागता सबसे अच्छा उदाहरण है। कहानी से उत्तर तो छांटे जा सकते हैं लेकिन कहानी से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये अपने आप में उसकी तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति तीनों को परखता है और तीनों को बढ़ाने का काम करता है। सर मेरा अभी 3rd ईयर में हूँ। हाँ, 3rd ईयर कंप्लीट कर लो, एंट्रेंस एग्जाम देला, यूपी का गवर्नमेंट सीट पे हो गया तो अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट सीट पे नहीं हुआ तो हरियाणा से बीएड कर लेना, ठीक है। यूपी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएड मत करना, महंगी पड़ेगी और कंटिन्यू जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे और पढ़ाई छूटेंगे। घर बैठ के अपनी CTET की और इनकी तैयारी करना। जब बीएड का मन बना लिए हैं, बीएड करते करते आपको CTET, UP टेट, जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट का टेट निकाल दो, टीचर बन जाओगे, ठीक है। आगे देखो, आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा FM की चर्चा करती है, इसका प्रमुख कारण बताओ क्या है। सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है इसलिए चर्चा करते हैं। सभी बच्चों को FM पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं। सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार को महत्वपूर्ण हिस्सा है और बच्चों को संचार माध्यम के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर ये होगा। ये कह रहा है आलम एक लड़का है, कक्षा में पढ़ता है लेकिन वो अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार जैसे जैसे उसको मौका मिलता है ऐसे ही वो कभी फिल्मों की बात करता है, सिनेमा का, कभी वो FM की चर्चा कर देता है, वहीं से एग्जाम्पल ले लेता है। सर जी FM पे एक बहुआ आता है और वो दूसरे का मजाक लेता है ऐसे करके, तो वो इस तरह की तरह की FM की और फिल्मों में जो उसने देखा है वहाँ से वो चीज़ें उठाता है। तो वो क्या है, सिनेमा और FM बच्चों के अनुभव संसार, यानी कि वहाँ से भी वो कुछ न कुछ सीखता है, वो भी उसके सिलेबस का, करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, तो उसके करिकुलम का हिस्सा है। वो जितने भी ऑडियो वीडियो के समान हुए, जितने भी न्यूज एजेंसी हुई, पत्र पत्रिकाएं हुए, सिनेमा हुए, सब उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उसको भाषा सीखनी है, शब्द भंडार में वृद्धि करनी है। शब्द भंडार में वृद्धि तब होगी जब वो टीवी देखेगा, रेडियो भी सुनेगा, FM भी सुनेगा और उसके साथ साथ वो न्यूज़पेपर भी, पत्रिकाएं पढ़ेगा, बातचीत करेगा सबसे, तब मिलेंगे ना उसके पास शब्द। छोटा बच्चा क्यों नहीं बोल पाता 3 साल का, 2.5 साल का, क्योंकि उसकी दुनिया छोटी है, अभी उससे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ किसी के साथ, इसलिए उसके पास शब्द कम है। जैसे जैसे उसका संसार बढ़ता है, जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता है, ऐसे वो धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ भाषाओं में भी मैच्योरिटी लाता है, भाषाओं का विकास करता है। चलो, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है, 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं, 2 भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। एक तो है भाषा सीखना। भाषा सीखने का मतलब हो गया वो स्कूल में सीख रहा है, कक्षा अध्यापक सिखा रहा है, सीमा निर्धारित है, भाषा का टीचर आएगा, किताब पढ़ाएगा ये। और भाषा के बारे में सीखना, ये दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं, ठीक है। भाषा के बारे में तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, समाज से, ठीक है, अपने रिश्तेदारी से, रेलवे स्टेशन से, प्लेटफार्म, पब्लिक प्लेस से, कहीं से भी सीख सकते हो। तो भाषा के बारे में सीखना अलग हो गया, ये भाषा अर्जन कहलाया। अर्जन मतलब एक्वायर करना, लैंग्वेज को एक्वायर करना। खेल के मैदान से भी होती है, आप खेल रहे हो वहाँ से भी एक्वायर करोगे, आप भाषा को अर्जित करोगे। और एक भाषा अधिगम है, तो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वायर। तो यहाँ भाषा अर्जन और भाषा अधिगम 2 की बात हो रही है। अधिगम हम क्लास के अंदर पहले से बंधे बनाए नियमों में प्यारे बच्चों भाषा को सीखते हैं, किताबों के माध्यम से, भाषा के शिक्षक के माध्यम से। भाषा के बारे में वहाँ टीचर का होना जरूरी नहीं है। अपने समाज जहाँ भी हम रहते हैं, हमारा जो भी अटैचमेंट जिसके साथ रहता है, वहाँ से भी कुछ न कुछ हम भाषा के रूप में हासिल करते हैं, इसलिए दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि बताओ। आगमन विधि है, मैं खूब प्रयोग करता हूँ इसको, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पहले उदाहरण होगा और बाद में क्या दिए जाएंगे, नियम बनाई जाएगी। इसमें पहले जैसे, इसमें क्या देंगे, पहले जैसे, जैसे का मतलब एग्जाम्पल दोगे आप, ठीक है। इसमें फिर बाद में क्या बताओगे, परिभाषा बताओगे। इसमें आप पहले क्या दिखाओगे, प्रयोग करके दिखाओगे, और बाद में क्या कराओगे, आप सिद्धांत बनवाओगे, बच्चों से बनवाओगे या खुद बनाओगे। ये तो कहलाता है निगमन। ये क्या कहलाता है, निगमन। न से
निगमन और नए से नियम, जिसमें पहले नियम बताए जाए। और ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आगमन, डिडक्टिव इन डिडक्टिव मेथड। तो आगमन क्या हुआ, आगमन मेथड क्या हुआ, आगमन विधि क्या हो, जिसमें पहले आप एग्जाम्पल दो। जैसे मैं संधि पढ़ाता हूँ, समास पढ़ाता हूँ, पहले एग्जाम्पल देता हूँ, दो शब्दों का योग समास है, दो शब्दों के दो वर्ण निकटवर्ती वर्णों का जो मेल है ना, वो संधि डेफिनेशन बाद में बनाए। पहले हम देंगे हिम और आल्य, हिमालय, इसमें मैं से आ गया, दोनों मिल गए आपस में, हिमालय बना लिया। अब पूछेंगे बताओ डेफिनेशन क्या है। तो जहाँ पहले एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पहले प्रयोग करके दिखाओ और बाद में सिद्धांत समझाओ, थ्योरी बाद में, प्रैक्टिकल पहले। तो जहाँ पहले प्रैक्टिकल हो रहा हो, थ्योरी बाद में दी जा रही हो, तो जहाँ पहले प्रैक्टिकल हो रहा है वो आगमन है, और जहाँ पहले थ्योरी दी जाती हो बाद में प्रैक्टिकल कराया जा रहा हो वो निगमन से आगमन है। सूत्र विधि का प्रयोग ये है, जैसे भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं तो लिख दो 55 MBA। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं 55 MBA का मतलब क्या हुआ, यहाँ वैसे बांग्लादेश, ऐसे चीन, पैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल में, ऐसे म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है जिसकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की मिलती है, सबसे कम अफगानिस्तान की मिलती है। ये सूत्र विधि थी। पुस्तक विधि, पुस्तक को देख के पढ़ाना, पुस्तक में से पढ़ाना, ठीक है। तो राइट आंसर व्याकरण। एक तो मैथ के लिए सबसे बेस्ट विधि आगमन विधि है, और किसी भी भाषा के व्याकरण के लिए भी सबसे बेस्ट विधि यही विधि है। क्लियर। चलो जी, आज के लिए इतना ही। बाकी प्यारे बच्चों बैच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लेता हूं आप लोगों से अनुमति। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी का शुक्रिया कि आपने बड़ा पेशेंस रख के इस बैच में ध्यान लगा के आपने पढ़ाई ली। और मैं उम्मीद करता हूँ परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट है, उनका भी आशीष बना रहेगा, हम लोगों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। आपने कैरियर पे भरोसा किया, हम लोगों को समय दिया, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी का 2021 में सिलेक्शन हो जाए, आप सरकारी नौकरी में जाओ, और एक बार खुश होकर दोबारा से फिर आप कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आओ, चाहे फ़ोन के द्वारा प्यारे बच्चों, या फिर रियल लाइफ में। तो किसी न किसी रूप में जहाँ भी हमारी आवश्यकता आगे पड़ेगी, हम वहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे। कैरियर की पूरी टीम आपके हमेशा सपोर्ट में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इसीलिए कि फार्म भरते समय कोई दिक्कत होती है, कोई इन्फॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड लेनी है, या नॉन टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस पे चर्चा करना है, बुक के बारे में अगर पूछना है, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो। हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, हाजिर रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप मेहनत करके ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे आपने पिछले कुछ महीनों से इस बैच में पढ़ाई की है और रिजल्ट दिया है। जब भी हमने प्रैक्टिस कराई तो आपके जो आंसर जा रहे थे बड़े पॉजिटिव जा रहे थे, हमें भी लगा कि हमने जो एफर्ट्स लगाए, जो मेहनत की, वो आप लोगों के काम के रही। तो कुछ अगर गिला शिकवा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। अगर कोई चीज़ बच गई हो, बाई चांस मेरे दिमाग से उतर गई हो, ध्यान नहीं रहा हो, तो आप दोबारा रिमाइंड करा सकते हो उस चीज़ को। हम दोबारा फिर हाजिर हो जाएंगे आपकी सेवा में, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ही हमारा अंतिम ध्येय है और सबसे बड़ा ध्येय है, अर्थात हमारा लक्ष्य है। तो अगर किसी को किसी भी बात को, कई बार मैं डांटता भी था, समझाता भी था, डांटते और समझाते समय अगर किसी बच्चे को कोई बात बुरी लगी है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि एक समझाने की हैसियत से, बड़ा भाई होने की हैसियत से ही मैं आपको वे तमाम चीज़ें उस समय करता था, ताकि आप लीक से ना उतरो, लीक से हटके ना चलो। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को उस दायरे में रखकर ही समझना होता है। जब आप दाएं बाएं के इधर कमेंट करते थे तो मैंने कई बार अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इसीलिए प्यारे बच्चों, किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानोगे, मस्ती में रहोगे, मौज में रहोगे, थोड़ा बहुत संगीत में रुचि जरूर दिखाओगे, क्योंकि लाइफ में, समाज में जो इस तरह स्थिति परिस्थिति चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तनाव को कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। तो तनाव को बिल्कुल क्रिएट मत होने देना, ठीक है। आराम से पढ़ो, नौकरी आपकी लगेगी, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती है, आपको मैदान नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू तैयारी करनी है। भर्ती आए ना आए, नौकरी एक दिन जरूर लगेगी, लेकिन आपने सोचा नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी छोड़ दे, वो सरस्वती का अपमान होता है। सरस्वती का सम्मान करो, ये आपको आपके मुकाम पे पहुंचाएगी। अब लेता हूं सभी से इजाज़त। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।